जय हिंद एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करें ना करें बट वीडियो को जरूर सेव जरूर कर लें आप, क्योंकि ये जो ऐसे राइटिंग जो मैं रिव्यू करने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए, और ऐसे राइटिंग के प्रोस्पेक्टिव से भी और हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसको विकसित करने के हिसाब से भी, ठीक है, तो हम उसको जीएस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं फिर से एक और जो ऐसे लेकर आई हूँ, बजरंग प्रसाद सर का ही है, जिनकी हिंदी मीडियम से 454वीं रैंक आई थी, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ऐसे जो है, उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आप सभी को बता दूँ भाई, 1 डेढ़ हफ्ता हो गया पॉलिटी की क्लासेस में अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि दोस्तों जैसा रिस्पॉन्स मिलता है उसी हिसाब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे ऐसे राइटिंग से संबंधित जो भी मैंने सीरीज़ के अंदर जो भी वीडियो डाले हैं उसका रिस्पॉन्स जो है पॉलिटी की क्लासेस से जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिला है। तो इसी वजह से मैंने, और आपको पता है मेजोरिटी के हिसाब से ही चलना पड़ता है, बट नहीं, लेकिन ये आप सभी ने गलत साबित कर दिया। मैंने स्टोरी डाली है, थी मैंने कल स्टोरी डाली थी, तो उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स में ये आया है कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स है जो पॉलिटी क्लासेस का वेट कर रहे हैं, देखते हैं, ठीक है। तो मैं जो है 1-2 दिन में कंटिन्यू करती हूँ, फिर हम कंटिन्यूअसली मैं अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। तो आपको बनी रहना यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल पे, क्योंकि संपूर्ण यूपीएससी और आरएस की जो तैयारी है वो आपको हिंदी मीडियम चैनल पे एक ही प्लेटफॉर्म पर करवाई जाएगी। तो आप एक बार ही आपको सब्सक्राइब करना है, अलग अलग चैनल पे जाने के लिए नहीं कहूँगी मैं, तो एक ही चैनल पे आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, चाहे वो स्टेट पीएससी हो अदरवाइज यूपीएससी हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। आज का ये जो ऐसे राइटिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको जो है महत्वपूर्ण जो कीवर्ड है ना, युद्ध है, ठीक है। मतलब युद्ध को आपको यहाँ पॉजिटिवली लेना है, ठीक है। चाहे हम लोग हमारी खुद की जो है स्वयं की विचारधारा कैसी भी हो, युद्ध के अगेंस्ट में हो, कैसी भी हो, बट हमें जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलना होता है, ठीक है। एज ए सिविल सर्वेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलना होता है। तो वहाँ आपको ये जो टॉपिक दिया गया है इसमें आपको शांति चाहने का मतलब शांति तब मिलेगी जब युद्ध के लिए भी हम लोग तैयार हैं। मतलब यहाँ दिखा, आप पॉजिटिवली कैसे ले सकते हैं भाई, जैसे आप या तो इसको ऐसे बता सकते हैं कि हम जो है हमारे जो भी जैसे मस्तिष्क में जैसे बहुत सारे विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है, जैसे क्रोध आता है, मनुष्य के जो भी नेगेटिव इमोशंस है, ठीक है। तो इस प्रकार की बुराइयों से जो व्याप्त जो या फिर इन बुराइयों से फैलने वाली जो अशांति है, इसको शांत करने के लिए हम एक नैतिक धर्म युद्ध लड़ सकते हैं। धर्म युद्ध नहीं कह सकते इसको, चलो नैतिक युद्ध कह सकते हैं, ठीक है। नैतिक युद्ध लड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अगर मान लो कि आस पड़ोसी देश जो भी हमारे हैं शत्रु राष्ट्र, तो उनसे रक्षा के लिए हमें सेल्फ डिफेंस की आवश्यकता रहती है, तो उससे युद्ध करने की आवश्यकता रहती है। तो युद्ध के दौरान जो है, युद्ध के द्वारा जो उस व्यक्ति उस राष्ट्र विशेष को परास्त करके हम फिर से हम देश में शांति का माहौल स्थापित कर सकते हैं, ठीक है भाई। मैं तो ये ओवरऑल बता दूँ कि आपको लिखना क्या है, ठीक है। सर ने क्या लिखा है वो भी हम बाद में चर्चा करने ही वाले हैं। और अलग अगर एग्जाम्पल है कि एक देश के अंदर अगर अशांति का माहौल है, जैसे हड़तालें वगैरह है, ठीक है, या बहुत सारे जैसे जो अलगाववादी जो मूवमेंट वगैरह चलाए जाते हैं, आतंकवादी जो, जैसे हम देखें भारत में, तो आप देखेंगे इधर पूर्वोत्तर जो भी राज्य हैं, ठीक है, और पूर्वोत्तर और जो पूर्व दक्षिण पूर्वी जो राज्य हैं उनके अंतर्गत जैसे बहुत सारे जो राज्य हैं नक्सलवाद से प्रभावित हैं। तो ये सभी जो नक्सलवाद मतलब इनका इन गृह युद्ध जो देश के अंदर जो होने वाला जो गृह युद्ध है, इस गृह युद्ध से ही लड़के हम फिर से शांति स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में सोच ले, पहले उसका प्रॉपर तरीके से फ्रेमवर्क बना ले। अब बजरंग प्रसाद सर ने क्या फ्रेमवर्क बनाई है उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले महात्मा बुद्ध का, आपको पता ही है, मूल नाम या जो उनका वास्तविक बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ की कहानी से इन्होंने शुरुआत करी है भाई। सिद्धार्थ आप देखेंगे, सिद्धार्थ का अगर हम जीवन ऑब्जर्व करते हैं तो हम यही पाते हैं कि भाई उनका जो जीवन था वो जीवन में अपने विचलित रहते हैं। और जीवन में विचलित किस प्रकार से रहते हैं, इस संसार जो भी जो ये जो कष्ट भरा जो संसार है इसकी वजह से, ठीक है, जो भी मतलब इसके बारे में जैसे वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे कि मनुष्य के दुख का क्या कारण है, ठीक है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख रहता है और उस दुख का क्या कारण है, तो वो उसके निराकरण के लिए उन्होंने क्या किया था, 30 वर्ष की आयु के लगभग उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनका विवाह भी हो चुका था, इनके एक पुत्र भी हो चुका था राहुल नामक, ठीक है। फिर उन्होंने एकांतवास में जो है समय बिताया और इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। जो इन्हें जो बोध ज्ञान मिला, फिर उसके बाद में बोधिसत्व कहलाए। बट इन्हें जो ज्ञान मिला ना, ओवरऑल ये पता चला इन्हें कि जो भी हमारी जो इच्छाएं हैं ना, वही मनुष्य के दुख का कारण है। जो इच्छाएं जनरेट होती है ना, यही मनुष्य के दुख का कारण है। अब इच्छाओं से ही आपको पता है, इच्छा का जो है दूसरा नाम तृष्णा है, और तृष्णा से ही क्या होता है कि अशांति व्याप्त होती है, ठीक है, अशांति फैलती है। और अशांति को हम लोग फिर से हम ये तृष्णा को या फिर तृष्णा पर विजय पा सकते हैं हम कैसे, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके, सेल्फ डिसिप्लिन में आकर, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने बताया है, तो इन सब चीज़ों को, तृष्णा वगैरह को परास्त करना होगा और इनकी जो शिकस्त होगी ना, वही हमारे लिए शांति की स्थापना बनेगी, ठीक है। तो एक तरह से इन्होंने कितने अच्छे तरीके से कहानी से स्टार्टिंग की है ऐसे की, और इन्होंने बताया भाई आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको युद्ध के रूप में एक वो हथियार वाला युद्ध, भौतिक युद्ध होता है, वही नहीं लेना है। आप हर प्रकार से लिख सकते हैं भाई। मनुष्य के मन में जो भी जो द्वंद्व चलता रहता है वो भी एक प्रकार का युद्ध होता है। उसमें जो है हमें अच्छाई, अगर हम अच्छाई को जिता पा रहे हैं, बुराई को हरा पा रहे हैं, तो फिर हमारे मस्तिष्क में शांति स्थापित हो रही है कि नहीं हो रही, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने बताया है कि यदि हम शांति चाहते हैं तो हमें इंद्रियों से जो विजय प्राप्त करनी होगी, ठीक है। फिर ये सहायक होगी, ठीक है, ये सब चीज़ें इन्होंने बता दी। तो उसके बाद में जैसे इन्होंने बताया है कि जो अज्ञातकारी जो तत्व हैं, अज्ञातकारी तत्व हैं, तो उनके विनाश के लिए किया जाने वाला कर्म ही युद्ध है। मतलब
मतलब इन्होंने एक तो सबसे पहले तो क्या चीज़ बताई, इन्होंने महात्मा बुद्ध की जो एग्ज़ाम्पल्स है कहानी से, तो इन्होंने शांति को जो है हाइलाइट कर दिया। मतलब आपके जो भी ऐसे के अंदर आपको जो कीवर्ड्स दिए जाए ना, उनके बारे में एक तरह से आपको अर्थ स्पष्ट कर देना है, ठीक है? कि आप ओवरऑल आप अपने ऐसे में क्या बताने वाले हो, किसके बारे में बताने वाले हो, ठीक है? फिर उन्होंने युद्ध के बारे में बता दिया कि अशांतकारी तत्वों के विनाश के लिए किया जाने वाला जो कर्म है वही युद्ध है, ठीक है? तो युद्ध का इन्होंने एक जो है एक डेफिनेशन इन्होंने प्रस्तुत किया है, ठीक है? फिर ये बताते हैं कि इन्होंने एक स्वरूप बताया है कि जो युद्ध है वो किसी भी जैसे कोई भी अगर शांति की स्थापना जो है करनी है, तो जैसे उसका उद्देश्य नैतिक भी हो सकता है, अनैतिक भी हो सकता है, ठीक है? तो इसी प्रकार जैसे मान लो कि भाई जैसे भारत में ये 1857 की क्रांति हो रही थी, ठीक है? तो 1857 की क्रांति है या जो भी आंदोलन हो रहे थे, तो एक तरह से वो उनको अंग्रेजों के द्वारा रोकना अनैतिक था, क्योंकि अंग्रेज खुद भी अनैतिक कार्य करे, अनैतिक रूप से जो है दूसरे के जैसे हमारी भूमि पर जो कब्जा कर रखे थे, ठीक है? तो एक तरह से उनके हिसाब से उस वहाँ पे उस अशांति वाले माहौल में शांति स्थापित करना एक तरह से अनैतिक उद्देश्य को लेकर था, ठीक है? भाई आंदोलन तो रोक रहे थे, वो शांति स्थापित कर रहे थे, भाई शांति बनी रहे, लेकिन उनका जो उद्देश्य लक्ष्य था वो अनैतिक था। वहीं भारत की ओर से, भारत का दृष्टिकोण देखा जाए तो हम भी अंग्रेजों को भगाकर या फिर जैसे वो लड़ाइयाँ करवा रहे थे हिंदू मुस्लिम में, ठीक है? तो उनके जो है उनको हटाकर, ठीक है, ऐसे मूवमेंट चलाकर गांधी जी के नेतृत्व में, फिर उसके बाद में जैसे संविधान आया, लोकतंत्र आया, ठीक है? संविधान का निर्माण हुआ, भारतीयों की जो है हाथों में शासन सत्ता आ गई भारत की। तो इस दौरान हमने क्या किया, फिर लोकतंत्र लाकर 1947 के बाद में शांति स्थापित हो गई। तो हमारा जो लक्ष्य था वो नैतिक था। तो मतलब इस प्रकार से उसका जो लक्ष्य या स्वरूप कैसा भी हो सकता है, ठीक है? तो उन्होंने स्वरूप बताया है। फिर इन्होंने देखो फ्रेंड्स, ये इन्होंने बाद में जो है भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम है उन्हीं का इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है? और साध्य साधन तो आप सभी जानते हैं, भाई साध्य क्या होता है, ये महात्मा गांधी का ही कॉन्सेप्ट है, बताया गया। साध्य क्या होता है, हमारा लक्ष्य, ठीक है? साधन क्या होता है, उससे पहुंचने का मार्ग, ठीक है? उस तक पहुंचने का मार्ग, ठीक है? यूजुअली हम लोग देखते हैं, बोलते ही हैं, जैसे बस है, गाड़ी है, या जिस के माध्यम से हम लोग अपने जो भी मंजिल तक पहुंचते हैं उसको साधन कहते हैं। तो साधन हमारी जो है लक्ष्य के अंतर्गत मंजिल वैसे भी आ सकता है, ठीक है? गोल तक पहुंचने का जो भी मार्ग है, या जिन तरीकों को हम अपनाते हुए अपने गोल तक पहुंचते हैं, वो सभी चीज़ें भी साधन के अंतर्गत आती है। तो साध्य और साधन की पवित्रता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मतलब बताइए कि भारतीयों के अंदर साध्य और साधन का के बीच नैतिक अनैतिक अंतराल हमेशा भारतीयों में स्वतंत्रता की अलग जगह आता है। ये सब चीज़ें इन्होंने बताई है, ठीक है? फिर इन्होंने अलग अलग प्रोस्पेक्टिव में बताई है, मतलब अलग अलग डायमेंशन तरीके से बताई है कि किस प्रकार से जैसे कहाँ कहाँ मतलब किस किस क्षेत्र में हम युद्ध लड़ सकते हैं, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है हथियार ले चलो और चलो युद्ध की तैयारी करो, ऐसा नहीं। युद्ध जो है विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, मैंने आपको सभी को बताया ना कि कोई भी सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए हमारे द्वारा किया गया कोई अभियान या कोई संकल्प, ये भी युद्ध हो सकता है, ठीक है? या हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन में होते हैं, तो हमारी जो इच्छाएं जो भी हैं उनको उन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा किया गया युद्ध हो सकता है, ठीक है? और ये हर यूपीएससी एस्पिरेंट को करना ही होता है और करना भी चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद पर्यावरणीय, भाई पर्यावरण की रक्षा के लिए जो है एक तरह से कोई अभियान चला रहा है, कोई व्यक्ति आंदोलन कर रहा है शांति प्रिय, वो भी युद्ध हो सकता है, चाहे वो शांति प्रिय हो, बट वो युद्ध हो सकता है। युद्ध आपने पहले भी इन्होंने डेफिनेशन में क्लियर कर दिया ना कि कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला कर्म ही युद्ध है, ठीक है? शांति स्थापना के प्रयास में, ठीक है? तो फिर इन्होंने जैसे अलग अलग जो है डायमेंशन तरीके से बताया है। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बताई, सामाजिक स्तर पर अगर शांति में व्यवधान करने वाले जो कारक होते हैं ना, वो क्या होते हैं, भूख। भाई भूख से क्या होता है कि जो है मतलब कोई व्यक्ति विशेष अगर चलो मान लो वो लोग हड़तालें नहीं करे, काफ़ी मजदूर वर्ग है या काफ़ी वंचित वर्ग है, वो लोग भूख के मारे, ठीक है? भूखमरी व्याप्त हो गई, ठीक है? लेकिन वो लोग हड़ताल वगैरह नहीं करे, बट उनकी आत्मा के अंदर तो अशांति है ना, तो अशांति जो है अशांति हो रही है जनरेट, ठीक है? और निर्धनता के माध्यम से अशांति रहती है, ठीक है? क्योंकि आप देखेंगे कहीं पे भी ये कहीं पे भी देख लीजिए, अगर कोई भी निर्धनता है तो उसमें क्लेश का माहौल रहता है। तो क्लेश का माहौल मतलब एक घर में रहता है, अगर कोई एक व्यक्ति का परिवार निर्धन है तो क्लेश का माहौल घर में रहता है। और धीरे धीरे अगर कोई संपूर्ण जो है जिला अगर निर्धनता से पीड़ित हो जाता है ना, तो फिर वो धीरे धीरे गृह युद्ध वाली स्थिति आ जाती है। तो आप समझे, गृह युद्ध मतलब क्लेश। तो इस प्रकार से अशांति हुई ना, तो यहाँ पर जैसे इन्होंने जो है बताया भी है कि हिंसा वगैरह है, संघर्ष है, विद्रोह है, ठीक है? और ये सभी चीज़ें जैसे अशिक्षा, स्वास्थ्य के अंदर काफ़ी दिक्कत है, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें भी इनका जो है कारण बनती है, ठीक है? तो इनसे गृह युद्ध वाली जो जनरेट होती है स्थिति, और उसके बाद में क्या होता है कि जो मतलब बेरोजगारी वगैरह की स्थिति आती है, वो बेरोजगारी से मैंने आप सभी को बताया ना, आप यहाँ पे इसको और थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि भाई जो अलगाववादी है, आतंकवादी संगठन है, उनके अंतर्गत लोग जो है बेरोजगार उनमें शामिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद उससे युद्ध लड़कर जो है हम शांति फिर से स्थापित कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि काफ़ी लोगों को जो भूख से पीड़ित है उन लोगों तक भोजन पहुँचाकर वहाँ शांति स्थापित कर सकते हैं, ठीक है? या काफ़ी लोग जो विद्रोह है उस विद्रोह को जो शांतिपूर्वक शांत करके या शांतिपूर्वक या लाठीचार्ज के माध्यम से शांत करके, जहाँ पे आवश्यकता पड़े तो वैसे हम शांत कर सकते हैं। हिंसा या संघर्ष हो रहा है उसको हम शांत कर सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से बहुत अलग अलग जो है कारण मतलब आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है? फिर बाद में राजनीतिक स्तर पर भी इन्होंने बताया है कि राजनीतिक स्तर में भी जो है काफ़ी जैसे असमान प्रतिनिधित्व है, लाभ का जो है निश्चित लोगों तक ही पहुँचना। भाई लाभ जो है सिर्फ कुछ लोगों तक ही पहुँचना, जबकि लक्ष्य क्या होना चाहिए, सर्वसाधारण तक लाभ पहुँचाया जाए। सरकारी मशीनरियों का अपने हितों के अनुरूप उपयोग, वह सरकारी मशीनरियाँ हैं उनका अपने हितों के अनुसार नहीं, जनता के हितों के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए। तो इनके खिलाफ हम संकल्प लेकर या फिर इनके जो है अगेंस्ट हम लोग खुद भी कार्य करके युद्ध लड़ सकते हैं, ठीक है? तो युद्ध शांतिपूर्ण भी हो सकता है, ठीक है? फिर इन्होंने जैसे श्रीलंकाई संकट और ट्यूनीशिया कहाँ है आपके, आप देखोगे एटलस के अंतर्गत, तो अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया तीनों देश साथ में पड़ते हैं। ये देखोगे तो आप अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी दिशा के अंतर्गत है, ठीक है? तो यहाँ ट्यूनीशिया जो संकट है ये इन्होंने बता दिया। और श्रीलंका की अवस्थिति आप सभी को पता है कि भारत के जो है दक्षिण के अंतर्गत एक द्वीपीय देश है, ठीक है? जो आदम जो या फिर राम सेतु है, राम सेतु जो है श्रीलंका को और भारत को जोड़ता है, ठीक है? फिर उसके बाद में आप देखेंगे इसके निवारण और शांति के साथ, मतलब यहाँ पे जो भी संकट गहरा हुआ है ना, उसके निवारण शांति की स्थापना हेतु अहंकार, परिवारवाद और एक दलीय जो राजनीति तानाशाही है, इन शत्रुओं से जो युद्ध लड़ने के लिए
तैयार रहना होगा। भाई यहाँ पे क्या होता है, जो सरकारें हैं ना, जैसे तानाशाही सरकारें, मतलब अस्थायित्व है, राजनीतिक जो है अस्थायित्व है, ठीक है, एक दल की ही राजनीति चल रही है जो, और एक दल रहता है जहाँ पे वो तानाशाह बनेगा ही, ठीक है। भाई कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो दूसरा दल जो है उसके विकल्प में भी नहीं होगा, ठीक है, सरकार पब्लिक के पास में, और पब्लिक एक ही एक दल को वोट करी जाएगी। भाई राष्ट्रीय लेवल पे एक ही दल अगर विकल्प में होगा तो एक ही दल को वोट करेगी, एक ही दल को वोट करेगी, तो उन्हें तो पता चलेगा भाई हम ही राजा हैं, ठीक है, और हमारी प्रजा है, तो जैसे भी चाहे वैसे नियम लाएंगे, तो वो चीज़ें तानाशाह वाली प्रवृत्ति आती है, ठीक है। तो बहुदलीय व्यवस्था लाकर इस प्रकार से कुछ आयाम जो है अपनाकर ऐसे जो है इन शांति स्थापित करने के लिए ऐसे युद्ध हम तैयार रह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने बताया है कि जो आतंकवाद की समस्या से जो विश्व जूझ रहा है, ठीक है, फिर इस्लामोफोबिया एक चीज़ ये इन्होंने बताई है, ठीक है, बहुत सारी इन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, ठीक है, वुल्फ गेम हमला, ठीक है, ये बहुत सारी घटनाएं इन्होंने बताई है, सर कलम वाली बताई है, ठीक है, फिदायनी हमला, सामूहिक नरसंहार आदि धार्मिक जो कट्टरता है वो इन्होंने बताया है कि, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें भी जो है महत्वपूर्ण है और ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं भाई, जो युवा होते हैं ना, भाई युवाओं को बहकाना आसान होता है, अब आसान नहीं होता युवाओं को बहकाना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताया, आप ये बोलोगे कि यार विरोधाभास वाली बात कर रही है, बट एक चीज़ है, युवाओं को नहीं, एक मजबूरी को बहकाना आसान होता है, क्योंकि युवा क्या होता है, युवा तो जागरूक होता है, उल्टा सबसे समझदार होता है, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्ग सबसे समझदार युवा होता है, चाहे युवा में महिला क्यों ना हो, ठीक है, महिला भी समझदार होती है और पुरुष भी समझदार होते हैं, बट युवा सबसे ज़्यादा समझदार होता है ओवरऑल, मेरा कहने का आशय है, ठीक है। लेकिन युवाओं को बहकाना आसान क्यों होता है, ये भी मैं कहूँगी, क्योंकि युवाओं को नहीं, उनकी जो मजबूरी होती है ना रोजगार वाली, उसको बहकाना आसान होता है। अगर युवा को रोजगार टाइम पे नहीं मिलेगा ना, तो वो पक्का गलत रास्ते पर जाएगा, ठीक है। जैसे ये अभी नशे वाली जो भी कंडीशंस है, ठीक है, डिप्रेशन वाली जो भी परेशानियाँ हैं, ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं कि कोई भी अलगाववादी समूह से जाकर जुड़ना, ठीक है, या कोई भी गलत कार्यों के अंतर्गत संलग्न होना, तो ये सभी चीज़ें युवाओं को जो है युवाओं को ये मजबूरीवश जो है ये अपनी ओर खींच लेता है, ठीक है। तो युवाओं को भाई टाइम पर जो है रोजगार दिया जाए, ठीक है, तो रोजगार की व्यवस्थाएं हम देकर जो है इन जो भी बुराइयां जो युवाओं के समक्ष आ रही है उनसे उनके खिलाफ युद्ध लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं, मतलब ओवरऑल युद्ध को पॉजिटिवली बताना है, ठीक है। ये बार बार मैं युद्ध की बात कर रही हूँ, वैसे आपको बार बार युद्ध लिखना आवश्यक नहीं है, बट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मैं ऐसे रिव्यू करती हूँ ना, उसके साथ साथ मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बताना चाहती हूँ, बैठाना चाहती हूँ कि जो भी हम ऐसे रिव्यू करें तो उसका जो है एकदम आपकी स्टोर हो जाए सबकॉन्शियस माइंड में कि हाँ भाई लिखना इसी प्रकार से है, ठीक है। फिर उसके बाद तो जैसे आप लोग 10-12 देखेंगे ना मेरे वीडियोज़, उसके बाद में जो है अपने आप ही आइडिया हो जाएगा, खुद ऐसे रिव्यू करने लायक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, मेरे वीडियोज़ भी देखते रहना है, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं नया लेकर आती ही रहूँगी, ठीक है। और भी बहुत सारे सजेशंस जो मैं सोचती रहती हूँ और मैं रिसर्च करती हूँ वो भी मैं आपके साथ साझा करती रहूँगी, ठीक है। फिर इन्होंने जैसे बताया है कि जैसे इन्होंने और एक चीज़ आप ये भी लिख सकते हैं ना कि जैसे जम्मू कश्मीर में जो भी जो अर्धसैनिक बल है वो भी तैनात रहते थे पहले, ठीक है, और उसके बाद धारा 317 हट गया तो शांति बहाल हो गई, ठीक है। तो भाई समय समय पर पहले भी अगर वहाँ पे अर्धसैनिक बल या फिर हमारी आर्मी ना रहती, वो युद्ध के लिए तैयार ना रहते, तो कब का जो है पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की इतनी हिम्मत तो नहीं है, बट फिर भी आपको पता ही है पाकिस्तान चाइना दोनों ही राष्ट्र हमारे सीमाओं से संलग्न है, तो ये लोग चाइना तो मिला ही लेता है, ठीक है। और चाइना ने तो कितने क्षेत्रों पर कब्जा कर भी रखा है अभी तक, ठीक है। खैर वो हम उससे आगे के हम अपने क्षेत्रों की बात नहीं करेंगे, हम चाइना वाले क्षेत्रों पे कब्जा करेंगे ना, तब वो हमारे क्षेत्रों की बात करेगा, ठीक है। ऐसे लोग, ऐसे देशों को ऐसे जवाब देना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में इन्होंने बताया है अहम ब्रह्मास्मि की जो के टाइप की जो भी विचारधारा है, ये जो है मनुष्य को जो है ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाती है और जलवायु परिवर्तन के रूप में आप देख सकते हैं। भाई ये मतलब क्या है, एक तरह से जो भी एक विचारधारा चलती थी, ज्योग्राफी मैंने पढ़ा था, एक तो थी नियतिवाद, ठीक है, और उसके बाद जो उसके अगेंस्ट में थी मेरे को याद नहीं आ रहा है, संभववाद ही आ गया, ठीक है। तो संभववाद वाली जो विचारधारा है उसका आप लिख सकते हो, मतलब आपने कहीं भी कुछ भी पढ़ा है ना, वो अगर आपके टॉपिक से रिलेट कर रहा है तो आप आराम से लिखें, क्योंकि ये एग्जामिनर को ये बताएगा कि आपको ओवरऑल सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है, ठीक है। तो आप मल्टी डायमेंशनल जो पर्सनैलिटी है उस टाइप के हैं, तो ये सब चीज़ें ना आपको जो है आपकी ऐसे राइटिंग को बहुत बेहतर बनाएगी, ठीक है, क्योंकि हम अपने आप को प्रस्तुत नहीं करें, वहाँ पे हमारी जो भी कॉपी जाएगी वही हमें प्रस्तुत करेगी, ठीक है। फिर इनके द्वारा जैसे हाँ एक चीज़, ये रूस के द्वारा जो आक्रमण किया गया है यूक्रेन पर, तो ये भी आप देख सकते हैं भाई जो मतलब जैसे और देशों का यूक्रेन को साथ मिला, तो और देशों जैसे यूएनओ ये, ठीक है, तो यूएनओ का साथ मिला या अमेरिका का साथ मिला, तो दूसरे देशों ने युद्ध की बात की, फिर से यूक्रेन में शांति बहाल हुई, तो ये सब चीज़ें भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपका रिलेट होना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी घटना का जिक्र करते तो वो आपका उस टॉपिक से रिलेट होना चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने बता दिया भाई अभी भी वर्तमान में क्या हो रहा है, जो समाजवाद है, तो समाजवाद पूंजीवाद से लड़ाई कर रहा है, लोकतंत्रवाद की लड़ाई तानाशाही व्यवस्था से हो रही है, और बाजारवाद का सार्वजनिक वितरण से हो रहा है। भाई क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। एक तो होता है साम्यवाद, ठीक है, और दूसरा होता है पूंजीवाद, ठीक है। तो साम्यवाद के अंतर्गत तो क्या होता है कि भाई जो मजदूर वर्ग है ना, तो उनकी सरकार होती है, ठीक है, तो मजदूर वर्ग की सरकार होती है और मजदूरों के हितों की बात की जाती है। वहाँ पे कोई एक व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा उद्योगपति क्या ना हो, कि कितना ही चाहे उसने मेहनत करके पैसा कमाया हो, बट मजदूर ओवरऑल मजदूर महत्वपूर्ण होते हैं, उनके हित सर्वोपरि होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है पूंजीवाद। आपको पता है पूंजीवाद के अंतर्गत ऐसा है भाई जिसमें जितना पोटेंशियल हो या जिसकी जितनी औकात हो, ठीक है। भाई भारत के अंतर्गत ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं तो नॉर्मली मैं कर लेती हूँ, ठीक है। तो भारत की बात नहीं है, बट जो चीज़ें अपने आसपास में समझने में जो वर्ड यूज़ में ईजी रहे ना, तो वो सब चीज़ें जो है काफ़ी आपकी लाइफ से रिलेट करती है, ठीक है, अपन सबकी लाइफ से, तो ईजी रहता है समझना, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ। तो इसमें क्या होता है पूंजीवाद के अंतर्गत भाई जिसके पास जितना पैसा है, ठीक है, पूंजी है, निवेश करने के लिए पैसा है, ठीक है, तो वो उतनी जो है आगे बढ़ जाएगा, और जिसके पास नहीं है वो वंचित वर्ग है, वो पीछे रह जाएगा, उसके बारे में इतना नहीं सोचा जाएगा। लेकिन समाजवाद क्या है, समाजवाद के पास ऐसा है, समाजवाद भारत में आप देख सकते हैं कि भाई भारत में
कुछ वर्ग के पास में बहुत सारा पैसा है, उसको पूरी छूट है कि भाई हाँ, आप आराम से आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी आप में जितना पोटेंशियल है, जितना एंथुसियाज्म है, उतना आगे बढ़ो, करो अपनी जो भी प्रोग्रेस करनी है। लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा टाइम टू टाइम, ठीक है? आपको महँगाई जब भी होती है तो वो बजट जैसा बनता है, उस हिसाब से जो है आपको वस्तुओं के पैसे उतने देने पड़ते हैं, ठीक है? तो ये सभी जो पैसा है टैक्स का है या महँगाई से जनरेट जो भी पैसा है, वो कहाँ जाएगा? वो लोक कल्याणकारी योजनाओं में जाएगा, जो वंचित वर्ग है, मज़दूर वर्ग है, ठीक है? जो भी जो भी मिडिल क्लास जो कैटेगरी से नीचे जो बिलॉन्ग करते हैं, उन सभी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है? तो समाजवाद यही है, ठीक है? समाज की भलाई के बारे में भी सोचा जाता है। समाज में तो पूंजीवादी व्यक्ति भी आता है, साम्यवादी व्यक्ति भी आता है, ठीक है? तो ये इसकी मिश्रित विचारधारा है, ठीक है? फिर उसके बाद में आप देखेंगे लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसकी तानाशाही व्यवस्था से जो है युद्ध है, ठीक है? भाई आप देखेंगे तानाशाह आप देख सकते हैं उत्तरी कोरिया का किम सुंग वाली सरकार अभी वर्तमान में खतरनाक तानाशाह है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात भारत में देख सकते हैं, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है? लोकतंत्र सबसे बड़ा मीन्स सबसे बड़ा संविधान भी भारत का ही है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं दोनों की भाई नहीं बनेगी, ठीक है? दोनों ही अपोजिट है। तो इन लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले जो है देश यही चाहेंगे ना भाई तानाशाह जो जैसी बुराई है या फिर वहाँ पर जो है शांति का माहौल स्थापित किया जाए। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ आप उत्तरी कोरिया में देखेंगे ना तो वहाँ पे ना 24 घंटे जो है रेडियो सुनना पड़ता है। हर व्यक्ति के घर में ना रेडियो चलता रहता है। वहाँ पे इंटरनेट जैसी सुविधा नहीं है। मतलब वहाँ के लोगों को और दूसरे देश के लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं वो पता ही नहीं है, ठीक है? कैसे सभी लोग, सभी महिलाएं या जो भी वहाँ के वर्ग हैं, कैसे वो आज़ादी से जीवन व्यतीत करते हैं वो भी नहीं पता। उनके जो भी टीवी में जो भी आता है वो उनके देश की ही न्यूज़ आती है, ठीक है? और कोई कुछ नहीं आता। उनके जो भी वहाँ के सीरियल्स या मूवीज़ जो बनती है वही चीज़ें उनके टीवी में दिखाया जाता है, ठीक है? और बाकी किम जोंग उनसे संबंधित या उसकी जो फैमिली जब जो शासन करती आई है, ठीक है? तो वो उनकी फैमिली से रिलेटेड उन लोगों जैसे 15-20 जनों को अधिकार है जो नेट चला लेते हैं। और बाकी जो जैसे 15-20 जन है तो उन्हीं को अधिकार है, वही जैसे विदेश की यात्राएं करते हैं। बाकी जो और भी लोग हैं उनको कोई अधिकार नहीं है, ठीक है? तो फिर या भाई अगर उन लोगों को अगर अधिकार दे दिए जाए तो उन लोगों को पता नहीं चल जाएगा भाई दुनिया में और भी देश है जो आराम से आज़ादी से जीवन जी रहे हैं और भी देश के नागरिकों को, ठीक है? तो वहाँ क्रांति नहीं हो जाएगी। तो इस वजह से वहाँ पे इस प्रकार का वो लोग वो तानाशाही पूरा वो करता है, ठीक है? तो उसका भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था भाई हम जो भी अगर मान लो हमारे देश में इतनी सब लोगों को आज़ादी है या फिर और विश्व के और भी कंट्रीज़ हैं, तो उनको भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ जहाँ है तो उनको तो लगेगा कि यार नहीं, लोकतंत्र की क्या होती है, लोकतंत्र में जो है लोगों का तंत्र होता है, पब्लिक का जो है शासन होता है। तो पब्लिक जहाँ शासन नहीं करी तो उसका अगेंस्ट तो वो अपोज करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ इन्होंने बताई है, ठीक है? फिर उन्होंने बताया बाजारवाद का सार्वजनिक वितरण से, ठीक है? भाई आप देखें बाजारवाद मतलब जो हर व्यक्ति पर या हर कंट्री पर जो बाजारवाद की जो एक आइडियोलॉजी जो हावी हो रखी है वो चीज़ क्या करती है, मतलब कुछ ही महत्वपूर्ण जो अभिजात वर्ग के लोग हैं वही उन्हीं की पहुँच होती है, ठीक है? ये मार्केटिंग कर करके ना लोगों जो भी वस्तुएं वगैरह है इनके दाम बढ़ चुके हैं, ठीक है? तो सार्वजनिक वितरण मतलब हर व्यक्ति तक जो है उस सामान की पहुँच हो ही नहीं पाती, ठीक है? आप कहीं भी देखेंगे ना आपको शॉपकीपर आपको बताएगा, ठीक है? आपको आप जाएँ, ठीक है, दुकान पे, तो आप कोई भी वस्तु मांगेंगे तो आपको वस्तु में आपने अगर पहले जैसे मान लो कि कोई भी वस्तु है वो 500 रुपये की, आपने बोला नहीं नहीं इससे कम की बताओ, ठीक है? फिर बाद में या फिर आपने बोला कि नहीं नहीं इसके कम कर दो प्राइस, ठीक है? बार्गेनिंग आपने करनी है, ठीक है? आपने बार्गेनिंग की और उसको बोला कि भाई हाँ इसके थोड़े कम करो प्राइस, तो आपको सीधे बोल देगा कि अच्छा अच्छा आपके हिसाब से। दूसरे किसी भी व्यक्ति को बोलेगा हाँ भाई इनके हिसाब से बताओ। इनके हिसाब से क्या मतलब है कि हर व्यक्ति को अधिकार है कोई भी अच्छी वस्तु खरीदने का, लेकिन ये मार्केटिंग कर करके ना बाजारवाद पूरा मार्केटिंग कर करके सार्वजनिक जो वितरण का जो थ्योरी है ना पूरे पे पानी फेर दिया। मतलब हर व्यक्ति तक पहुँच नहीं है उस अच्छे वस्तु की, ठीक है? हर व्यक्ति के हिसाब से पूरी वैरायटी चेंज हो जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ ये इन दोनों की मतलब इन दोनों विचारधाराओं सिद्धांतों की लड़ाई है, ठीक है? या बाजारवाद का सार्वजनिक वितरण से मतलब सार्वजनिक वितरण का बाजारवाद से क्या है कि जो युद्ध चलता रहता है और ये दो विभिन्न गुटों का निर्माण हो चुका है, ठीक है? तो ये इन्होंने बताया है, ठीक है? फिर इन्होंने जैसे ये चीज़ आप ये देख सकते हैं भाई जो हाँ ये आप लिख सकते हैं भाई लोकतंत्र की जो है लोकतंत्र का भाई अमेरिका के अंतर्गत भी लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के पक्ष ले गए। साथ ही समाजवाद और जो आप देखेंगे साम्यवाद है वो रूस और चीन में प्रबल तरीके से है तो वो उसके पक्ष रहता है। समाजवाद वैसे लिखा जाए ना तो आप भारत का लिखना है, ठीक है? यहाँ पे आप साम्यवाद चीन और रूस का लिख सकते हैं, ठीक है? फिर बाद में जैसे इन्होंने बहुत सारी वैश्विक जो संस्थान है उनका जिक्र कर दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनिसेफ है, तो इनको भी जो पक्षपात का शिकार बना दिया। तो एक तरह से या तो इनके विकल्प के रूप में कोई दूसरे संगठन आने चाहिए, ठीक है? वो जैसे भारत जैसे विकासशील देश का भी समर्थन मतलब सही बात का समर्थन करे यार। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग गलत बोले तो गलत का समर्थन करें, नहीं। लेकिन वो क्या होता है कि भाई अमेरिका की भूमि पर स्थित है ना संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है? तो वो अमेरिका की ही ज़्यादा चलती है और अमेरिका उसमें बजट भी सबसे ज़्यादा देता है, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो ये एक तरह से मानवता, लेकिन यार हर मानव की भलाई के लिए बना था जब संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था 24 अक्टूबर 1945 को। तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद में लाया गया था और सेकंड वर्ल्ड वॉर की बाद जो कार्यक्रम जो बनाया गया था कि भाई युद्ध के शांति के लिए, तो उसी में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, ठीक है? कि भाई ऐसा कोई एक संघ हो जिस पर सभी देश आकर एक जगह चर्चा कर सके और कोई भी देशों के मध्य विवादों का निपटारा कर सके। तो ये इसलिए लाया गया था। तो ये मानवता की भलाई के लिए था, युद्ध को रोकने के लिए था, लेकिन ये अभी वो कार्य नहीं कर रहा है। तो इसके जो भी अगेंस्ट में और भी मतलब मानवता का जो ये युद्ध है अभी भी चल रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप इसको मोड़ कर लिख सकते हैं, ठीक है? फिर इन्होंने महात्मा गांधी की बता दी है, ठीक है? भाई महात्मा गांधी ने जो है वैश्विक शांति के लिए व्यक्ति के आंतरिक शांति की विशेषता को रेखांकित किया है, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने एक मार्टिन लूथर की जो है
बताई है पंक्तियाँ कि विश्व में कहीं भी हो रहे अन्याय को पूरी तरह दुनिया में जो है न्याय के लिए खतरा माना जाता है, ठीक है। तो ये आप अगर आपको याद है या इनसे संबंधित कोई कही गई कहानी है या कोई जो पंक्ति है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे कलिंग युद्ध का इन्होंने जिक्र कर दिया, भाई कलिंग युद्ध महत्वपूर्ण है, आप लिख सकते हैं। तो आप इसको कलिंग युद्ध को जैसे इन्होंने बताया है ना वो भी बता देती हूँ, और मैं अपना पर्सपेक्टिव भी बता सकती हूँ कि आप कैसे और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने तो ये चीज़ बताई है कि अशोक ने, सम्राट अशोक ने जब क्या किया था पहले कलिंग युद्ध में, आप देखेंगे तो नरसंहार किया था उन्होंने, व्यापक रूप से उड़ीसा के अंतर्गत पड़ता है कलिंग, ठीक है। और ये हमें कहाँ पता चलता है, कलिंग राजा जो खारवेल था उसके जो है उसके अभिलेख से, ठीक है। उसके अभिलेख के अंतर्गत वर्णित है कलिंग युद्ध का जो है विवरण, ठीक है। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि भाई जब कलिंग युद्ध के बाद में उनको क्या होता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इतने सारे व्यक्तियों को मरा देखकर और उन मृत जो है शरीर शवों पर जो है रोती बिलखती औरतों को देखकर, बच्चों को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और उनने जो बौद्ध धर्म के प्रति जो है जो एक तरह से आसक्ति तो नहीं कह सकते हम, आसक्ति तो नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, उनके प्रति जो है मतलब आस्था या निष्ठा जो है जागृत हो जाती है, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रति। तो भाई क्या होता है, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद में क्या होता है, युद्ध वगैरह सब कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ आप है ना इसको ऐसे मोड़ के भी लिख सकते हैं, भाई युद्ध वगैरह छोड़ देते तो आगे वाले जो भी शासक वगैरह कमजोर हो जाते हैं, तो अशांति वापस से हो जाती है। तो अगर अशांति के लिए फिर से जैसे कोई महान शासक, आप बता सकते हैं विवरण, ठीक है, कोई महान शासक आया फिर उसने युद्ध किया और फिर से शांति बहाल की, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बट आपको ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा बहुत नेगेटिव जा सकता है वैसे तो, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट है, तो आप शांति जो है वो भौतिक युद्ध ना कराकर, जो एक तरह से कह सकते हैं हमारी जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं इनका जो है युद्ध बताकर ही आप लोग जो है ज़्यादा शांति बहाल कर सकते हो और ज़्यादा मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो इन्होंने जैसे बताया है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने बताया है कि फिर उनके बाद में जैसे इन्होंने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया उसके बाद में इन्होंने आंतरिक शांति इनको जो मिली है ना, जो इन्होंने अपने जो द्वेष या क्रोध या फिर जो भी इनकी महत्वाकांक्षा थी या साम्राज्यवादी विस्तार की जो नीतियाँ थी, इस प्रकार के युद्धों पर इस प्रकार इन सभी जो नेगेटिव चीज़ों से इन्होंने युद्ध किया, फिर इनके दिमाग में या फिर इनके मस्तिष्क में आंतरिक शांति बहाल हुई, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे आप बहुत सारे और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे ईश निंदा, उदयपुर हिंसा, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, ठीक है, सुकमा कांड, ठीक है, घृणास्पद बयानबाजी, हेट स्पीचेस वगैरह, ठीक है। तो इनके खिलाफ कोई युद्ध हो सकते हैं, मतलब जो भी आपके अब आसपास में जो करंट में जो बर्निंग इशूज चल रहे हो ना, तो वो सभी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आप जैसे रूस और यूक्रेन के मध्य का युद्ध बता सकते हैं, भारत वर्सेस पाक के का युद्ध बता सकते हैं, भाई पाक है ऐसे सुधरेगा नहीं, अगर पाक कोई युद्ध में पहल करता है तो उसको युद्ध के द्वारा जवाब देकर हम शांति बहाल कर सकते हैं बॉर्डर पे, ठीक है। भारत और चीन का भी ऐसे ही आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने आप सभी को ये तो सभी चीज़ें बताई है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप ये बता सकते हैं कि जो विधिक अधिकार है उसके साथ साथ जो नैतिक अधिकारों का जो उपयोग है वो भी एक शांति बहाल करने में उपयोगी होता है, ठीक है। फिर इन्होंने बताया है कि जैसे इन्होंने ये बता दिया कि जैसे डार्क वेब के द्वारा जो है जो ड्रग तस्करी है, ठीक है, ये सभी चीज़ें मतलब ये नेगेटिव चीज़ें जो समाज में जो व्याप्त हो चुकी है, अश्लील बाल यौन अपराधों की वीडियोज़, ठीक है। फिर है मानव की तस्करी हो गई, आतंकवाद हो गया, धन शोधन मतलब क्या हो गया, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में चेंज करना। तो इस प्रकार के जो भी कृत्य हैं तो इनके खिलाफ हम युद्ध लड़के, नैतिक युद्ध लड़के, समाज द्वारा एक नैतिक युद्ध लड़ा जाना चाहिए जिसके द्वारा फिर से शांति बहाल की जा सकती है, ठीक है। फिर जैसे इन्होंने गलवान घाटी का जो चीनी मुठभेड़ जो है हुई थी गलवान घाटी के अंतर्गत, वो चीज़ इन्होंने बताई है, डोकलाम विवाद भी बताया है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं, जो छुटपुट घटनाएं जो करता रहता है चीन और पाकिस्तान, तो इसको जो है जवाब देने के लिए हमारे जो भी जवान हैं वो इनके द्वारा युद्ध लड़कर जो शांति बहाल की जा सकती है, ठीक है। भाई जो जैसा सवाल पूछता है ना वैसे जवाब उसका दिया जाना जरूरी है, ठीक है। फिर बाद में जैसे इन्होंने बताया है, इन्होंने आर्थिक फॉर्म में देखो कैसे लिखा है, ठीक है, ये भी एक प्रशंसनीय है, ठीक है। तो इन्होंने वित्तीय स्तर पर बताया है महंगाई और जो मूल्य का ह्रास है, ठीक है, मुद्रा से संबंधित जो भी जैसे मुद्रा की गिरावट है, ठीक है, FPI निकासी है, अनेक जो राष्ट्रों में राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया है, ठीक है। तो जैसे मुद्रा संकट हो जाता है, मुद्रास्फीति हो जाती है, महंगाई हो जाती है, तो इस प्रकार के जो भी आर्थिक संकट है तो इनके द्वारा जो है लड़कर या फिर इन पर जो है विजय प्राप्त करके और फिर भी हम लोग कल्याणकारी योजनाएं वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, शांति हम लोग बनाए रखने की कोशिश करें तो वो युद्ध पर विजय हो गई, ठीक है, और वो शांति स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने APJ अब्दुल कलाम आजाद के लिए बताया है, भाई उन्होंने बताया था कि भ्रष्टाचार को जो है विकास का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है, तो उनकी जो आप पंक्ति वो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप ये देख सकते हैं राष्ट्रव्यापी जो मजबूत चंदन के वृक्ष को भी क्रमशः धीरे धीरे खाकर खत्म कर देगा, ठीक है। मतलब ये सभी चीज़ें पूरी इन्होंने पूरी जो भी इनके द्वारा कही गई जो पंक्ति है वो इन्होंने बताई है, ठीक है, कि भाई चंदन क्या होता है, चंदन जो है एक मजबूत वृक्ष होता है और उसको जो है भ्रष्टाचार जो है खाकर खत्म कर देगा। और आप देखेंगे भाई दक्षिण के अंतर्गत आपने इसमें मूवीज़ भी बनी हुई है किस किस प्रकार से चंदन का सप्लाई होता है, बट वो तो खैर एक अलग बात है, बट ये इन्होंने कहावत के रूप में कही है, ठीक है। बट कहावत ना रियलिटी पे बेस्ड होती है, ठीक है। तो भाई रियलिटी पे भाई चंदन भी जो है इतना महंगा होता है ना, चंदन की सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, हर चंदन के पेड़ के पास में एक गार्ड खड़ा रखना पड़ता है, ठीक है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाती है। तो उसी प्रकार से हमें अपने देश की जो संप्रभुता है उसकी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, वरना तो एक चंदन रूपी मजबूत जो वृक्ष है ना इसको भी ना भ्रष्टाचारी लोग खा जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने एक कहावत के रूप में बताई है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया है कि जो हमें बहुस्तरीय जो एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी इन सभी जो है विडंबनाओं के अगेंस्ट, ठीक है। फिर उन्होंने शांति की स्थापना के क्रम में युद्ध की तैयारियों को महत्वपूर्ण बताया है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप लिख सकते हैं आराम से, सैन्य शक्ति की जो है बढ़ोतरी लिख सकते हैं। फिर उन्होंने जैसे सामाजिक शांति के
अशांति के विरुद्ध में जो बहुत सारी जो भी योजनाएँ, अभी भाई ये ऊपर तो इन्होंने जैसे वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयास बता दिए। अब यहाँ पे ये भारत के स्तर पर किए गए प्रयास बता रहे हैं। तो भारत के स्तर पर किए गए प्रयास में भारत में जैसे पीएम आयुष्मान योजना है, मातृत्व वंदना योजना, भाई आप अगर करंट में जो भी स्कीम्स वगैरह चल रही हो ना, उनको जरूर लिखें। फिर उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 वाली बताई थी कि उस वक्त इन्होंने ऐसे लिखा था, आप जो भी करंट में जो भी स्कीम्स चले ना वो जरूर आप इसमें कनेक्ट करें। फिर दिव्यांगजनों और वृद्धजनों है तो योजनाएं बताई है, पेंशन योजना बताई है, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर अब भाई अगर आपको याद भी ना हो ना, तो आप क्या देख लें, भाई जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे महिलाएं हैं, ठीक है, वृद्धजन है, ठीक है, या जो भी रिजर्व जो कैटेगरीज है उनसे संबंधित अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, महिलाओं को जो है जैसे, और आप ये लिख सकते हैं जैसे जो भी कैटेगरीज है, ठीक है, उनसे संबंधित उनके कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। छात्रों को, मेधावी छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जा रही है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप वृद्ध पेंशन योजना लिख सकते हैं, क्योंकि हर कोई भी काल आए, ठीक है, मतलब कोई भी जैसे किसी भी पार्टी का काल आए, बट वृद्धों के लिए कम ज़्यादा मात्रा में पेंशन योजना चलती रहती है, ठीक है। फिर बस नाम वाम चेंज हो जाते हैं, नाम आपको याद है तो आप जरूर लिखें, नहीं याद है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे आप याद कर ही लें, ठीक है, ये तो बात की बात है, जब आपको एकदम लास्ट में आपका एग्जाम आ गया और आपको कुछ भी याद नहीं है, तो ये सभी चीज़ें मोटिवेशन के लिए रह सकती है, ठीक है। फिर बाद में है कि और फिर भी आप ये यूपीएससी का एग्जाम है तो फ्रेंड्स याद कर ही ले, क्योंकि एकेडमिक एग्जाम में ऐसा चल भी जाता है, ठीक है। फिर आप ये इन्होंने बताया है जैसे आरक्षण से संबंधित बताया, SC ST OBC, और साथ में जो जनरल में EWS है वो भी है। फिर महिलाएं, भाई क्या हुआ, जैसे मान लो कि रिजर्व कैटेगरीज पहले क्या थी, SC ST OBC और महिलाएं थी, ठीक है, लेकिन जनरल के अंतर्गत जो भी नॉन क्रिमिनल है वो सभी भी हड़ताल स्ट्राइक वगैरह करने लगे, तो एक तरह से उन्होंने मतलब अशांति हुई समाज के अंतर्गत, ठीक है। वो सही है गलत है वो खैर अलग बात है, ठीक है, लेकिन वो मतलब जो कोई भी हड़ताल वगैरह करता है स्ट्राइक, तो अशांति हुई तो उनको EWS के द्वारा दिया गया ये जो एक तरह से उनके अशांति के खिलाफ जो लिया गया फैसला एक युद्ध के रूप में था, तो उनको EWS की दी गई, ठीक है, 10% आरक्षण दिया गया। तो एक तरह से वो चीज़ आप लिख सकते हैं। प्रमोशन दिया जाता है, प्रमोशन कोई भी एम्प्लॉइज है वो हड़तालें ना करे, अशांति का माहौल जो है ना उत्पन्न करे, तो प्रमोशन टाइम टू टाइम व्यवस्था की गई है, ठीक है। फिर उद्यमिता को बढ़ावा दिया गया है, फिर विकेंद्रीकरण के द्वारा बताया गया है, ठीक है। फिर आर्थिक अन्याय और असमानता जनित जो अशांति है उससे निपटने के लिए भी आर्थिक संसाधनों के सकुशल बंटवारे के लिए, ठीक है, कि भाई आर्थिक जो भी जो संसाधन है उसका सभी प्रकार से वितरण हो पाए, तो उसके लिए PM किसान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डिजिटलीकरण, PM गति शक्ति, आत्मनिर्भर भारत, NIP सेज और NIMZ, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल आदि जो भी योजनाएं स्कीम्स वगैरह चलाई जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे आप लिख सकते हैं कि भाई जो भी जैसे रक्षा के मामलों में, रक्षा सुरक्षा के मामलों में जो है रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष विकास, अग्निपथ योजना, रक्षा खरीद वगैरह ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी जैसे आप देख सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं जैसे पर्यावरणीय समस्याओं से जूझने के लिए कौन कौन से जो है सम्मेलन किए गए, संगठन किए बनाए गए, ठीक है। तो ये सभी आप चीज़ें भी ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये थोड़ा बहुत आप डिस्क्रिप्टिव में लिख ही देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर ये मतलब इन्होंने बताया ना, आंतरिक या बाह्य, भाई कोई भी एक देश होता है ना वो आंतरिक रूप से सर्वोच्च होता है, बाह्य रूप से स्वतंत्र होता है, ठीक है। लेकिन अब बाह्य रूप से जब स्वतंत्र है तो उसकी स्वतंत्रता को अगर कोई दूसरा व्यक्ति नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो उसको क्या करना चाहिए, उसी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, शांति बहाल के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब अपने इसको जो टॉपिक है ना इसको ध्यान में रखते हुए लिखना है, बार बार आप रिपीट ना करेंगे, तो मैं रिपीट करी हूँ ताकि आपको ध्यान में बना रहे। बाकी आपको रिपीट नहीं करना है, एक तो लास्ट में लिंक कर देना है, एक शुरुआत में लिंक कर देना है, ठीक है, बाद में बीच में जो आप उसी प्रोस्पेक्टिव से लिखते रहे, ठीक है। और एक चीज़ जो आंतरिक रूप से सर्वोच्च है, तो आंतरिक रूप से सर्वोच्च है तो बाकी कोई अन्य राज्य उससे सर्वोच्च नहीं है, ठीक है, केंद्र सर्वोच्च है, ठीक है। और उसके बाद में भाई न्यायपालिका है वैसे तो सर्वोच्च लोकतंत्र के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि सत्ता का भाई बंटवारा कर दिया गया है ना व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका में, तो उस हिसाब से। लेकिन आप देखें भाई जो सरकार है ना, सरकार या जो भी जो शासन के अंतर्गत है, तो वो या संविधान जो सर्वोच्च है, संविधान मान देते हैं और मान लेते हैं क्या है ही, ठीक है। तो संविधान सर्वोच्च है, संविधान से बड़ा कोई भी अराजक संगठन नहीं है, तो उस संगठन पे जो है कैसे भी वो कार्रवाई कर सकता है देश, या संविधान कार्रवाई कर सकता है जो अगर संविधान की जो है अशांति देश के अंदर जो है अगर उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो उसको युद्ध के माध्यम से शांत कर सकता है। फिर इन्होंने जैसे लास्ट में इनका ऐसे का जो एंड किया है बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, इन कुछ कोटेशंस के माध्यम से किया है कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न पर का सम हो, ठीक है। फिर है नहीं कि किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। वाह कितना अच्छा तरीके से इन्होंने एंड किया अपने ऐसे राइटिंग का। तो हम भी अपनी वीडियो क्लास का यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नहीं किया तो अभी तक 3-4 दोस्तों के बाद जरूर शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा आप रेस्पॉन्स देंगे ना उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो आपका मोटिवेशन ही, आपका सपोर्ट ही मेरे मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारक है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए, क्लास को पसंद आ गई तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। फिर से बोल दिया, चलो कोई बात नहीं, जितनी बात बोलो अच्छा ही है, ठीक है। तो धन्यवाद।